6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया और सिर्फ एक दिन के बाद 7 अगस्त को जापान की सरकार ने इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी फिर से बहाल कर दी। कभी एटॉमिक बॉम्ब से लगभग खत्म हो जाने वाला ये शहर आज दुनिया के सबसे डेवलप सिटीज में से एक है। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान के 2 शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया था, जिनमें से हिरोशिमा पहला था। यहाँ पर लाखों लोगों की जान गई थी और लगभग पूरा शहर तबाह हो गया था, सिवाय कुछ बिल्डिंग्स के जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। लेकिन आज इस घटना के 78 सालों के बाद भी हिरोशिमा शहर अपनी जगह पर इतनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है कि लगता ही नहीं कि ये शहर कभी डिस्ट्रॉय भी हुआ था। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जापान के इस शहर का न्यूक्लियर हमला भी कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाया। दोस्तों, न्यूक्लियर हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हमले के बाद रेडिएशन भी कई हफ्तों, महीनों या सालों तक लोगों की जान लेता रहता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर तो इंटेंशनली ये हमला किया गया था, लेकिन यूक्रेन के प्रिपियाट शहर जहां पर शेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और जापान के फुकुशिमा शहर में भी न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिससे ये दोनों शहर बुरी तरीके से तबाह हो गए थे। आज तक ये शहर वीरान पड़े हुए हैं और घोस्ट सिटी लगते हैं, लेकिन हिरोशिमा में आज ऊंची बिल्डिंग्स, खूबसूरत पार्क्स, कैनाल्स, बेसिकली सभी वो चीजें मौजूद हैं जो एक डेवलप सिटी में होनी चाहिए। यहाँ आकर ये लगता ही नहीं कि इस शहर पर दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन इस्तेमाल किया गया था, जिससे चंद सेकंड में इस शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अमेरिका ने हिरोशिमा को टारगेट के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि ये शहर उस टाइम भी काफी ज्यादा डेवलप था और जापानीज आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बेस भी था, इसलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जापानी सैनिक भी मौजूद रहते थे। अमेरिका को लगा था अगर यहाँ हमला करेंगे तो जापानी सरकार उनके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। 10 किलोमीटर की ऊंचाई से प्लेन से जब इस बॉम्ब को गिराया गया तो 44.5 सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। पायलट्स को लगा कि उनका हथियार बेकार था, लेकिन फिर एक ऐसी रोशनी चमकी कि पायलट्स को सब कुछ दिखना बंद हो गया। फिर हिरोशिमा शहर का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर के जितना हो गया। इस बॉम्ब से हिरोशिमा के इस ब्रिज को टारगेट बनाया गया था, जिसका नाम आयोई बाशी ब्रिज है। हमले में डिस्ट्रॉय हो चुके इस ब्रिज को ईयर 1983 में सेम एग्जैक्ट तरीके से बना लिया गया है। अमेरिकी बॉम्बर प्लेन के पायलट्स जो इस हथियार को लेकर हिरोशिमा शहर के ऊपर गए थे, उन्हें भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब पायलट 16 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे और उन्होंने इसके धमाके को देखा तो को पायलट ने एकदम से कहा, माय गॉड, ये हमने क्या कर दिया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि हमने दुनिया के पहले एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल किया है। जब तक ये पायलट्स वापस अपने अमेरिकी एयरबेस पर पहुंचे, उतनी देर में आंकड़ों के मुताबिक 70 से 80 हजार लोगों की मौत हो चुकी थी, जो कि हिरोशिमा की आबादी का 30% है। बाकी के लोग जो बच गए थे वो अगले कुछ दिनों में अपनी जान गंवाने वाले थे, क्योंकि शहर पूरी तरीके से रेडिएशन का शिकार हो चुका था। हिरोशिमा शहर में मौजूद 70% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो लोग रेडिएशन का शिकार हुए थे उनका इलाज भी कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं था। इस बीमारी को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम कहा गया, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हथियार यूज नहीं किया गया था, इसीलिए ये बीमारी भी किसी को नहीं हुई थी। हैरानी की बात यह है कि जिस बॉम्ब को गिराया गया था उसमें 64 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था, जिनमें से 1 किलोग्राम से कम में न्यूक्लियर फिजन हुआ, यानी बाकी का 63 किलो यूरेनियम बेकार हो गया। सोचिए अगर पूरे का न्यूक्लियर फिजन हो जाता तो धमाका इससे भी कई गुना बड़ा और खतरनाक होता। धमाका इतना खतरनाक था कि हिरोशिमा शहर से 200 किलोमीटर दूर मौजूद बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए। लेकिन फिर जापानीज गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया वो कमाल का था। हिरोशिमा के खत्म होने के कुछ घंटों के बाद से ही जापानीज गवर्नमेंट ने इस सिटी की रिस्टोरेशन को स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, 6 अगस्त 1945 को शहर में न्यूक्लियर हमला हुआ था और 7 अगस्त को इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी गई थी। बाकी के इलाके में 2-4 दिन ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो 30% घर तबाह नहीं हुए थे उन सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी वापस से रिस्टोर कर दी गई। वाटर सप्लाई के जो पाइप्स शहर के अंदर बिछे थे वो सब एटॉमिक बॉम्बिंग से तबाह हो गए थे, जिससे पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन 4 दिनों के अंदर उसे भी रिस्टोर कर दिया गया 1945 में। इसलिए उस टाइम टेलीफोन लाइन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो कि इस हमले में डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसे 8 दिनों के अंदर फिर से चालू कर दिया गया। शहर में बैंक ऑफ जापान
जापान की ब्रांच थी। हमले के टाइम न सिर्फ वो ब्रांच डिस्ट्रॉय हुई बल्कि उसमें काम करने वाले दर्जनों एम्प्लॉयज की मौत हो गई। लेकिन महज 2 दिनों के बाद ही बैंक ऑफ जापान की ब्रांच को रीओपन कर दिया गया और नए एम्प्लॉयज उसमें रख दिए गए। शहर में 9 अगस्त को स्ट्रीट कार सर्विस भी रिस्टोर कर दी गई। 9 अगस्त के दिन जापान के एक और शहर नागासाकी पर भी एटॉमिक हमला हो गया था। हिरोशिमा में जो रेलवे लाइन थी उसे भी 7 अगस्त को स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि शहर में मदद भेजने के लिए रेलवे लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सब कुछ बहुत तेजी से रिस्टोर किया जा रहा था ताकि जो लोग जिंदा बचे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। शहर में मौजूद हर इम्पोर्टेंट चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिनमें से एक पुलिस स्टेशन भी था। इसीलिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा था। तुरंत ही पुलिस स्टेशन भी रिस्टार्ट कर दिया गया। शहर में मदद के लिए हजारों वॉलंटियर्स अलग अलग शहरों से आने लगे थे। हिरोशिमा में 1 महीने के बाद एक और बड़ी तबाही आई। 17 सितंबर को शहर में टाइफून ने तबाही मचाई और बाढ़ भी आ गई, जिस वजह से शहर में जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए थे वो भी तबाह हो गए। लेकिन ये बाढ़ शहर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। इसकी वजह से शहर में फैला बहुत सा रेडिएशन समुद्र में चला गया और इसके बाद रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया। एक शहर को चलाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है, जिनमें से मेयर, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, स्कूल में टीचर्स जैसे लोग होते हैं। हिरोशिमा में लगभग सभी की मौत हो चुकी थी। शहर के इकलौते मेयर की भी इस हमले में जान चली गई थी। इसीलिए जापानी सरकार ने सेम डे यानी 6 अगस्त को 1000 नए लोगों को शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट की जॉब दे दी। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद डर की वजह से इनमें से केवल 80 लोगों ने ही अगले दिन ज्वाइनिंग की। इन 80 लोगों के ऊपर आज शहर की सारी बड़ी जिम्मेदारियां थी। हजारों घायलों का इलाज करना था, हजारों डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करना था, जो लोग जिंदा बचे थे उन तक खाना और बाकी की मदद भी पहुंचानी थी। ये 80 लोग दिन रात मेहनत से काम कर रहे थे। हमले से पहले शहर में 16 बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद थे, जिनमें से 14 डिस्ट्रॉय हो गए। उनमें 298 डॉक्टर्स थे, जिनमें से 270 की मौत हो गई। इसीलिए इलाज करना मुश्किल हो रहा था और नए डॉक्टर्स को शहर में भेजा जा रहा था। 15 अगस्त के दिन जापान की सरकार ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार खत्म हो गया, जिसके बाद डेवलपमेंट काफी तेजी से स्टार्ट हुई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनमें वार की चीजें बनाई जा रही थी अब ये प्राइवेट कर दी गयी और इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 5 ईयर रिस्टोरेशन प्लान तैयार किया गया और तेजी से शहर का रिस्टोरेशन किया जाने लगा। ये रिस्टोरेशन उस शहर का हो रहा था जिसे जीरो से नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि इसमें फैले रेडिएशन और मलबे को खत्म करके इसे वापस से डेवलप किया जा रहा था। 1946 में शहर के बड़े एरिया को मेमोरियल के रूप में बनाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए लोगों से न्यूज़पेपर में आइडियाज मांगे गए, जिनमें बहुत से लोगों ने अपने अपने आइडियाज सबमिट किए और फर्स्ट प्राइज सानकिची तोगे नाम के इंसान को मिला, जो कि पोएट था, पीस एक्टिविस्ट था और इस हमले का सर्वाइवर भी था। उन्होंने बताया कि शहर में एक पीस प्लाजा मेमोरियल होना चाहिए, साथ में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और एक बड़ा प्लेस होना चाहिए जहां दुनिया भर के लोग आकर इस घटना के बारे में जान सकें। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के 40% एरिया में केवल ग्रीनरी और पार्क्स होने चाहिए ताकि रेडिएशन से लड़ने में मदद मिले। इन सभी प्लान्स पर तेजी से वर्क चलने लगा। हमले के 12 सालों के बाद शहर की आबादी वापस से 4,10,000 हो गई, जो कि हमले से पहले शहर की आबादी के बराबर था और पीस मेमोरियल 1950s के दशक के अंत तक बनकर तैयार हो गया। आज शहर की आबादी लगभग 12 लाख हो चुकी है। रेडिएशन लेवल यहाँ पर एकदम खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ जाना उतना ही सुरक्षित है जितना कि बाकी के शहरों में जाना है। बल्कि दुनिया के बहुत से शहरों के मुकाबले इस शहर में पॉल्यूशन भी ना के बराबर है। इस शहर में जाने के बाद लगता ही नहीं कि कभी इस पर न्यूक्लियर हमला हुआ था, जब तक कि आप यहाँ की ए बॉम्ब डोम बिल्डिंग को न देख लें। ये शहर की वो चुनिंदा बिल्डिंग है जो हमले के टाइम मौजूद थी लेकिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। आज ये मलबे के रूप में मौजूद है। कई बार इस बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने का प्लान तैयार किया गया, लेकिन बाद में इसे यादगार के तौर पर प्रिजर्व कर लिया गया। आज ये ए बॉम्ब डोम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुकी है, क्योंकि ये दुनिया की वो चुनिंदा बिल्डिंग है जिसने न्यूक्लियर हमले को सहा है। शहर के बीचों बीच में बहुत बड़ा एरिया मेमोरियल पार्क का है, जिसमें एक मेमोरियल सेनोटाफ बना हुआ है। उसमें हमले में मारे गए लगभग सभी लोगों के नाम लिखे गए हैं और उसके नीचे एक पीस फ्लेम जल रही है। जापान
जापान का कहना है कि ये आग तब तक जलती रहेगी जब तक पूरी दुनिया से सभी न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं कर दिए जाते और दुनिया के ऊपर से न्यूक्लियर खतरा टल नहीं जाता। पार्क में एटॉमिक बॉम्ब मेमोरियल माउंड भी बना हुआ है जिसमें 70,000 अनआइडेंटिफाइड लोगों की एशेस दफन की गई थी। आज इस शहर को अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी दिखती है, ये बेहद खूबसूरत लगता है। इसके पीछे वजह जापान की सरकार का तेजी से रिएक्शन था। सेम ऐसे ही जापान ने नागासाकी शहर को भी रिस्टोर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।